अमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हंसता मुस्कुराता चेहरा सुमित वीर भाई का। सुमित भाई, ये सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करनी है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कहा जनाब ये जो राइट्स वायलेशन हो रही है इंडिया में, इस पे हमें बड़ा कंसर्न है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, गवर्नमेंट एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस है। तो ये जो इस हवाले से इंडिया की क्या पॉलिसी है? अगर अमेरिका तो ज्यादा कर रहा है या बाकी ममालिक भी करते हैं, तो इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसको? ये क्या समझता है कि इंडिया इसके हवाले से कैसे को ग्रेट ब्रिटेन भी कर रहा है? तो इंडिया की इसमें पॉलिसी क्या है? रिफ्यूट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या आप कहेंगे कि ये हमारा इंटरनल मैटर है? आप क्या मतलब व्हाट इज इंडिया गवर्नमेंट या फॉरेन ऑफिस क्या कह रहे हैं इस हवाले से? हमें थोड़ा जरा ब्रीफ तो करें, गाइड करें। देखिए चीमा साहब, पहले आपने अच्छा सवाल पूछा एज यूजुअल। इसके तीन पार्ट्स में आंसर है। पहली बात है कि जवाब उस चीज का दिया जाए अगर कोई हकीकत ग्राउंड में हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो, उन्होंने कुछ चीज क्वांटिफाई किया, ऐसे कुछ चीज क्वांटिफाई ना हुई ना हकीकत ग्राउंड में, अब वो हवा में पतंगे उड़ाए तो हम कहाँ तक गिनते रहे। पहली बात। दूसरी बात, अभी डॉक्टर जयशंकर साहब यूएस गए थे, उनकी सरजमीन पे उनको वहां पे उनको कहते हुए, बताते हुए, समझाते हुए हमने लिटरली डिप्लोमेसी में बोला काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। हम तो उनको डायरेक्ट बोल चुके हैं। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात उठी, उसी दिन शाम को एक या अगले दिन यूनिवर्सिटी में गए थे, इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे। डॉक्टर जयशंकर वॉज वेरी एक्सप्लिसिट कि भाई हम भी तुम्हारा ह्यूमन राइट देख रहे हैं, हम भी तुम पे नजर रख रहे हैं, तो काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। डिप्लोमेसी में काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। अब ये जो चीमा सा, ये जितने भी थिंक टैंक, ये जितने भी ह्यूमन राइट्स के फोरम्स फॉरम्स वहां बंद, जिन्होंने नहीं, इसे कहते कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री चल रही थी ह्यूमन राइट्स की, अगर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसकी सरजमीन पे रह के डिप्लोमेटिकली और टेनिक सर काइंडली माइंड योर बिजनेस, आई थिंक दैट सेटल्स द केस। उसके बाद तो केस होता ही नहीं। और अब तीसरा सब आंसर इसका, अब हाँ, कुछ पाकिस्तान के मीडिया में इसका वो आया था कि कुछ मेंशन। आप जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया जब तक हिंदुस्तान की मसाले मिर्च वाली खबर ना डाले तो दुकान नहीं चलती। हाँ, डॉन में मैंने देखा था चीमा साहब। अब डॉन को देख के मुझे वो याद आया, अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग था कि डॉन को तो पिछले पूरे 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मुझे लगता है आपके डॉन को तो 28 मुल्कों की ढूंढ रही है, क्योंकि अमेरिकनों को भी नहीं पता, उन्होंने ये सब रिपोर्ट में लिख दिया जो डॉन ने छाप दिया। अरे साहब, अगर आपने रिपोर्ट के तो एक्सट्रैक्ट लगा देते हैं, या कोई लिंक देते, या कोई वेबसाइट देते, अगर आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाते हो तो आप उसमें एक ग्लोसरी देते हो, आप उसमें एक वो देते हो, भाई मैंने ये कहाँ से लिया। अब उन्होंने एक अच्छा सा आर्टिकल छाप दिया, टीआरपी वीआरपी मिल गया, बात खत्म। और यहाँ जहां तक ये मसला है, दिस मसला है सेटल्ड। देखिए चीमा साहब, यूएस में दो पिन प्रिक डिप्लोमेसी होती है, दो हथियार होते हैं उनके पास, एक दाएं एक बाएं, पिन चुबाने का। दाएं बहुत होता है डेमोक्रेसी, अब हम उनसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनसे बड़ा इलेक्शन यहाँ होता है। देखिए डेमोक्रेसी पे तो बात यहाँ हो नहीं सकती। अब दूसरा था ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स का मसला खत्म कर दिया हमने, वही जवाब दे दिया, सर काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस। ये हमारा इंटरनल अफेयर है, आपके यहाँ भी लफड़े होंगे या नहीं है, हमारे यहाँ लफड़े हैं या नहीं है, दैट इज अवर ओन बिजनेस। तो आप हमें देख रहे हैं ना, हमें फर्क पड़ता है ना, हमें इसका कोई डर लगता है, और ना ही वी डोंट इवन केयर फॉर इट। तो आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। आप वही वाली बात है, आपकी चीमा साहब मुझे यूं देख रहे हैं, मैं भी यूं देख रहा हूँ। तो ठीक है भाई, आप मुझे देख रहे हो, मैं तो आपको देख रहा हूँ, तो क्या हो गया? ये हमने क्लियर बोल दिया। और अब मुझे समझ नहीं आता कि इसके आगे इस पे डिस्कशन करने का फायदा क्या है। ये जो लोग इस पे अब सियासी रोटियां सेक रहे हैं पाकिस्तान में, इनका फायदा क्या? टीआरपी वीआरपी मिल जाता है चीमा साहब। और दूसरी बात है, हम टीआरपी के खिलाफ नहीं है, टीआरपी लीजिए, खूब लीजिए, मसाला छापिए, खूब छापिए, पर अगर आप हवा में चीजें लिखेंगे तो उसका जवाब तो क्या दें, हम क्या बताएं उसको। और आई थिंक दिस ह्यूमन राइट्स का इशू सेटल्ड। पर हाँ, एक लोगों को बड़ी तकलीफ होगी चीमा साहब। अब ये जो हमारे यहाँ ये भागते थे ना, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये थिंक टैंक, ओ थिंक टैंक, ओ वो जी पहाड़ वाले, दर्रे वाले, झरने वाले, झील वाले, कई सारे नाम थे, काफी कॉटेज इंडस्ट्री है यूएस में इस नाम से चलती है। अब उन सबको बड़ी तकलीफ है चीमा साहब। देखिए डॉन ने तो आपके न्यूज़पेपर डॉन ने तो टीआरपी ले लिया, कोई बात नहीं, हक है उनको, ले ले टीआरपी, कोई बात। हम किसी के बिजनेस के खिलाफ नहीं, बिजनेस करते हैं, अच्छा बात है। पर ये जो हमारे यहाँ लोग हैं चीमा साहब, इनको बड़ी तकलीफ हो। अब किसको कॉपी करेंगे ट्विटर पे, किसको टैग करेंगे, कौन सा वीडियो डालेंगे, क्या, उनको बड़ी तकलीफ है जी। बट क्या करें, अब दुनिया ऐसी है, चलती है, होता है। और मुझे लगता है इसके बाद डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, बोथ दीज इश्यूज आर सेटल्ड फॉर गुड एंड फॉर एवर, and never to be spoken again. जी।
अच्छा सुमित भाई, इसमें जो मैं चीज आपने कह दिया डॉन ने इसने रिपोर्ट किया, लेकिन सुमित भाई ये डॉन ने रिपोर्ट नहीं किया, ये स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी जिसको उन्होंने रिपोर्ट किया। ये डॉन ने उनके ऊपर बात नहीं की। और जो आप बात कर रहे थे, इसको अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया है, इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया है, इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं सारी आपको भेज सकता हूँ। सो डॉन पाकिस्तान का अखबार तो हो सकता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, ये तो हमारे इन्फ्लुएंस में ऑब्वियसली नहीं है। मैं जो वो ठीक है, आपकी स्टेट का क्या नैरेटिव है मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं जो आपने कहा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन जरा ऑन ग्राउंड बात की जाए, ये रिसेंटली भी कुछ राइट्स हुए हैं जिसमें कोई हिंदू मुसलमान जो थे, वो कोई हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन निकला हुआ था दिल्ली में, उस पे हुआ। सो ये क्यों, ये राइट्स के नाम क्यों आता है, मतलब व्हाई इज इट लाइक दिस? ये क्यों आती है इस तरह की चीजें? स्टेट डिपार्टमेंट को छोड़ दें, पाकिस्तान को भी छोड़ दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम को भी छोड़ दें, लेकिन ऑब्वियसली देर ऑन ग्राउंड तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसमें कभी हिंदू का नुकसान कसूर होगा, शायद कभी मुसलमानों का होगा। व्हाई डू यू बिलीव देयर इज अ फ्रिक्शन? और इसके जाहिर बात है ग्लोबल इंप्लीकेशंस होती हैं। जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में श्रीलंकन को हमने, हमारे कुछ लोगों ने मार उछाड़ किया, आपको खुशी होगी सुमित भाई सुन के कि मेरे ख्याल है 2 के 3 लोगों को सजाए मौत हुई है, 7 लोगों को उम्र कैद हुई है, 72 लोगों को 2-2 साल कैद हुई है। इट मीन्स कि अदालत ने जस्टिस किया, जुल्म हुआ, उसको हमने पैसे करोड़ों रुपए उसको लहदा भेजे हैं श्रीलंका, उसकी तनख्वाह लहदा लगी हुई है सालाना और मंथली, कि उसकी फैमिली को भेजेंगे। सो स्टेट ने प्रियम्प्ट किया और रोका तो नहीं सके, लॉ वहां हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंचती। तो इंडिया में इस तरह होता है कहीं पे? मतलब अगर हमारी कोर्ट्स कर रही हैं, जो कि मैं समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस तरह का वाकया होना नहीं चाहिए था, अगर हो गया, तो जब आपके यहाँ पे होता है, ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं, तो क्या मतलब, हाउ कैन यू स्टॉप इट? और ये क्यों होता है ये लड़ाई इस तरह की हिंदू मुस्लिम की? देखिए चीमा साहब, अब ये आप तो जानते हैं, अगर घर में 15 बर्तन है तो 2 बर्तनों में आवाज तो आती है। बर्तन धोते उठते रखाते, अगर 4-5 भाई है घर में तो उनमें भी मन मुटाव हो जाता है। कोई ऐसे मसले, देखिए मसला तब होता है जब ये हजारों इंसिडेंट हो, जो बहुत बड़ी स्तर पे हो, हर जगह हो रही है, हर जगह आग लग रही है, आगजनी हो रही है। अब 2-4-5 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया को बनानी है खबर, बनानी है सुर्खियां, और ये भाई मुसलमान को मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए ये बनती खबरें। और आप भी जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं, उस मसले पे नहीं जाते आज। ऐसी चीजें यहाँ तो पिछले 70 साल से हो रही है, कौन सी नई चीज हुई है? अब भाई 2 भाई है, कभी मनमुटाव हो जाता है, छोटी मोटी कोई चीजें हो जाती, तो उसमें कौन सा बड़ा मसला है? मुझे बताइए आप, यहाँ उस हम लास्ट टाइम आपके डिबेट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ ह्यूमन राइट्स में हिंदू और मुसलमान का क्या फर्क? टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। और ऐसी कोई चीज है नहीं चीमा साहब ग्राउंड पे जिसको आप देख के बता सकते हैं भाई ये फर्क है, ये हिंदू को मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता, ये सिख को मिलता है, ये पारसी को नहीं मिलता। ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती। कुछ होते हैं सरफिरे लोग जिनको जुनून सवार हो जाता है, इधर उधर चीजें कर लेते हैं, पर साथ में कंट्रोल में हो जाती है। अब अब हमारा जो बढ़ता स्टैचर है, अब जो हम चाइना को रिप्लेस करें, आपको पता होगा चीमा साहब iPhone 13 अब इंडिया में बन रहा है, जो सबसे लेटेस्ट iPhone 13 है। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लग रहा है। अभी हमने करीब $100 बिलियन के और MOU साइन कर लिए। अब ये सब चीजें हो रही, तो एक दुनिया भर में कवायद चल रही है जो वेस्टर्न पावर्स है, जिसमें चाइना का मैं डायरेक्ट बोलूंगा बहुत बड़ा हाथ है। वो ये कोशिश कर रहा है ये दिखाने की, जी देखो जी इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में कम्युनल टेंशन है, इंडिया में हारमोनी नहीं है। अगर यहाँ कम्युनल टेंशन है, हारमोनी, आगजनी है, सनसनी है, जो भी आप बोले, जो भी वॉशिंगटन पोस्ट बोले, पहले वॉशिंगटन पोस्ट वाले को तो ये बोलूंगा भाई तुझे पता तू किस चीज की बात लिख रहा, नक्शे में बता दे कहाँ है वो जहांगीरपुरी, तुझे पता नहीं होगा। और खैर उसको तो मतलब नहीं, उसको तो जी हवाई फायर करने, उन्होंने तो किस्सा छाड़नी है। वो तो मुझे लगता है ना आर्टिकल लिखा होता है, वो फिल इन द ब्लैंक से रिप्लेस ऑल, जहांगीरपुरी को XYZ से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल होता है ना वर्ड में फंक्शन, रिप्लेस दिस बाय दिस, वो लाके उन्होंने छाप देना है। और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ब्लैक डे, ये सब वो चलते रहते हैं। मुझे बताइए अगर FDI सबसे ज्यादा आ रहा है, IMF कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा US से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो IMF कहता है, मैं नहीं कह रहा ये, वो कैसे है? आज हमारा आउटलुक स्टेबल कैसे है? आज ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल कैसे? आज हम US की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और ये जो तेल वाली बात थी ना चीमा साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी बोला भाई जितना तेल हम महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो हफ्ते में एक आफ्टरनून में लेता, जवाब नहीं आया। और मजे की बात जो हम काफी आप और हम मैं डिस्कस कर चुके, कैट्स का एक्ट,
तो मैं तो आपको शुरू से कह रहा था, कैट्स का एक्ट भाई उनका एक्ट है, वो जाने जो करना करो। और डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बोल दिया आपका एक्ट है, आप जाने जो करें। अब छोटी मोटी चीज को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हम ब्लो करें। मान लीजिए अब अमेरिका का अगर मैं एक क्राइम शीट बनाऊं, ठीक है सीमा साहब, कितने मर्डर होते हैं न्यूयॉर्क में, तो अभी 2-3 मर्डर रोज होते हैं। किसने किसको मारा, मैं बोलूं ब्लैक अफ्रीकन स्किल्ड, एक एक बेचारा अफ्रीकन ब्लैक वहां के हॉस्पिटल में मर गया, ब्लैक अफ्रीकन हैव नो हेल्थ केयर। अगर हम ऐसी चीजें उठाएंगे तो हमारे पास भी बहुत मसाला है। हमने बोल तो दिया वी आर ऑल्सो वॉचिंग यू, हम भी देख रहे हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, हमें भी पता है यहाँ क्या हो रहा है। बट अब ये है ना कि हम अपने मतलब से मतलब रखते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इलॉन मस्क ट्विटर खरीदना 42 बिलियन डॉलर में, वो तो इन्वेंटर है, उसे ट्विटर से क्या मतलब। ट्विटर का चीमा साहब एक क्वार्टर का लॉस 500 मिलियन है, 2 बिलियन चाहिए उन्हें कैश टू बी अप एंड रनिंग। ये जो 2 बिलियन के बिल भरता है ना, एक तो उसका रीजन होता कुछ, और चलती उसकी पराग अग्रवाल की नहीं चलेगी, चलेगी जो 2 बिलियन का बिल भरेगा। अब 41 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का मतलब क्या है, एक इन्वेंटर का जो मशीनें बनाता, जो रॉकेट बनाता, जो एवी बनाता है। अब इन अगर मीडिया में ताकत न हो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कौन ओन करता है, वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है, एक नाम सुना था मैंने, कुछ जेफ बेजोस करके कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो भी एक ओन करता है। वैसे वो तो कुछ ई कॉमर्स वगैरह करता है, पर न्यूज़पेपर में उसका बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना। आपने पीछे हमने बात की थी रिलायंस और अमेजोन की, अब वहां दबाव नहीं बना तो एक दो आर्टिकल छाप देंगे, वर्ल्ड में इधर छपवा देंगे जी इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है कोई, मतलब क्या उखाड़ लोगे लिटरली। अगर मैं बोलूं आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप छाप लो आर्टिकल, आपका पेपर है भाई, रोज आर्टिकल छापो, हमने रोका क्या आपको, छापो साहब आर्टिकल, 2-4 रोज छाप दो, चलो मेरे नाम के भी एक दो छाप लेना, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। चलें, आप कह रहे हैं कि आपके बारे में जो हकीकत को बयान किया जाएगा या ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया जाता है, उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत एक इकोनॉमी है, भारत का एक इन्फ्लुएंस है, और भारत क्योंकि एक इस वक़्त ग्लोबल स्टेज में एक वैल्यू रेलेवेंस रखता है, तो इसके इन सवालों के इन चीज़ों के छपने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब जब हकीकत हो तो फर्क पड़ेगा ना। अगर आप प्रोपेगेंडा चलाओगे, परसेप्शन चलाओगे, अगर मुझे बताइए मुसलमानों की आबादी यहाँ पार्टीशन से बड़ी, हिंदू की घटी है, 200 मिलियन मुसलमान है, आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ है, कौन सा परसिक्यूशन, कौन सा मुस्लिम्स आर किल्ड, क्या क्या। अब देखिए सीधी सी बात मैं आपको बोलूं, अगर कभी किसी मुसलमान पे, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे सलमान खान साहब है, ये ब्लैक बक केस में फंस गए थे, आपने देखा होगा, वो मेरी जाने जाना टी शर्ट वी शर्ट उतार के हमेशा घूमते रहते, स्टाइल है इनका भाई, बॉलीवुड के बड़े एक्टर है। पर जो 2-3 बार कोर्ट ने बुला ले तो एक दिन वो जाली वाली टोपी लगा के चले गए, तब बोल रहे भाई मेरा नाम सलमान खान, मेरी माता जी हिंदू, मेरे पिताजी मुसलमान, मेरा ये पूरा नाम। तो जज ने भी बोला भाई साहब आप नाम बताइए और अपना रिलीजन बताइए, हिंदू मुस्लिम में मत फंसाइए। अब आपने सलमान खान को कितने पिक्चर के सेट्स पे कितनी बार जाली वाली टोपी लगा के देखा है, पर जब अदालत में बुलाते हैं, जब कोर्ट बुलाता तो तब जाली वाली टोपी पहनते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, फिर आप बोलोगे देखो भाई इतना बड़ा मुसलमान सुपरस्टार, उसको जो इंडियन कोर्ट तंग कर रही है। भाई साहब ये अब मैं वही कह रहा हूँ ना, सलमान खान साहब ने तो कभी जाली वाली टोपी पहनी नहीं कोर्ट को छोड़ के, आपने देखा हो कहीं, नहीं देखा होगा। अब ये सब चीजें पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड होती है, हकीकत ग्राउंड में है नहीं। चीमा साहब कहते हैं हकीकत छुपाई नहीं छुपती। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह आपने एक सेलिब्रिटी का जिक्र किया, जब कभी कोई इस तरह का मामला आता है, जब आप समझ लें कि उनके ऊपर कोई केसेस होते हैं, तो वो बेसिकली रिलीजन को एज ए ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन को एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुसलमान होने को आप ये कह रहे थे? जी मेरा कहने का मतलब है, जब अब क्या होते हैं वो नहीं करते, अब उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हिमायती, उनको एक मौका मिल जाता है कि देखो जी ये मुसलमान है इसलिए इसको कर दिया, देखो जी ये मुसलमान है इसलिए इसको तंग कर, देखो जी ये ईसाई है इसलिए इसको तंग कर लिया। भाई हिंदू के साथ यहाँ कुछ नहीं होता, हिंदू के साथ भी होता है। तो अब वही वाली बात है ना, हिंदू के साथ कुछ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो परेशानी नहीं। अब हिंदू राइट में मारा गया, वो तो भाई वह एम ही था, वो तो सेब था, पेड़ से गिर गया, हमने खा लिया, मतलब उसकी जिंदगी तो मैटर ही नहीं करती ना। अगर हाँ मुसलमान का नाम आ गया, फिर हाँ जी भाई इस्लाम खतरे में, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में। बट अगर आप मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, ऐसा कुछ है नहीं। ये पोलिटिसाइजेशन की जाती है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कवायद है। दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, अगर ये तो सच है, इसमें तो आप मैथमेटिकली डिनाई नहीं कर सकते। आबादी मुसलमान की बढ़ रही है, कहाँ बताइए कौन सा राइट मुसलमान का है जो नहीं है जो हिंदू का है, कोई राइट आप मुझे नहीं गिना पाएंगे।
तो अगर अब ये सब चीजें हो रही है, अब कहीं ना कहीं किसी न किसी के पेट में दर्द होता है। चीमा साहब, मैं एक सेंटेंस जरूर बोलूंगा आपको, आज इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, अब मुसलमानों की क्रिश्चियन से लड़ाई, अब ये आपकी इल्हान उमर जिससे हम बात कर रहे थे, वो पीछे ईस्टर पे कोई गाना गा रहा था, बहन जी को उसमें भी तकलीफ है, कह रहा तू भाई गाना कैसे गा रहा है, उससे कुछ बोलो, बोलते इस्लामोफोबिक। उसने अमेरिका को बोला यू आर टेररिस्ट लाइक हमस एंड तालिबान। अमेरिकन, उसने बोला पुलिस अमेरिकन डिसमेंटल कर दो, क्योंकि भाई ये जो पुलिस है ये सबसे ज्यादा रेशियल और सबसे ज्यादा खतरनाक पुलिस है ये, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि अमेरिकन आर्मी लोगों का जेनोसाइड करती है अमेरिकन, उसको कोई कुछ बोले बोले तुम इस्लामोफोबिक हो। अपना बायोडाटा पे लिखती है आई एम ए सोमालिया रिफ्यूजी, 99% सुन्नी पॉपुलेशन है सोमालिया में। सोमालिया में आप आए, आप रिफ्यूजी बन के आए, ठीक है चीमा साहब, बिल्कुल बात है, कोई बात नहीं, आप आए, आज आपकी नेटवर्थ $83 बिलियन, आप रिफ्यूजी हो, नेटवर्थ $83 बिलियन, $316,000 इज द सैलरी। पर्सनल लाइफ में नहीं जाता, वहां भी बहुत हिस्ट्री, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बट आप कहने को रिलीजियस में माइनॉरिटी हो, आप परसिक्यूटेड हो, आप हर जगह की बात करते हो, पर जब आपके यहाँ हजारा मारे जाते जो शिया, उसकी बात नहीं होती, जब पश्तून औरतें मारी जाती उसकी बात नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं हो रही। हाँ, मोदी जी का नाम वो जरूर ले लेती है, अपने सेनेट, अपने इन हाउस में पूछे जी मोदी ये मोदी वो, क्योंकि मोदी का नाम लेके टीआरपी मिलता है। बट ये बताइए, जब मुसलमान मारा जा रहा वहां तो आपका मुंह नहीं खुलता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियनों की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, बुद्धिस्ट की म्यांमार में मुसलमान से लड़ाई, एथिस्ट चाइना की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, पारसी से लड़ाई, इजराइल से लड़ाई, हिंदू से लड़ाई। तो आपको नहीं लगता कहीं कोई गड़बड़? और आज अब जब आप कम होते हैं, जब मुसलमान कम होते हो, कहते हैं जी मेरे पे जी जुल्म है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं हथियार उठा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, सब नहीं, ठीक है जी, आपका एक नंबर आ गया, आप कहते हैं ठीक है जी अब मुसलमान को अपना हिस्सा दे दो, वेरी गुड, ले लिया। 100% इस्लामिक कंट्रियां जहां शरिया है, इस्लामिक कंट्रियां, वहां मुसलमान मुसलमान को क्यों मारा? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, अजरबैजान, मोरक्को, मोरतानिया, जो भी जिसकी भी मैं बात करूं, ना वहां बीजेपी है, ना वहां आरएसएस है, ना वहां एक्स है, ना वहां क्रू क्लैक्स क्लैन है, ना कोई। भाई आप तो 100% हो। और मैं इल्हान उमर से ये पूछूंगा, क्या तुम्हारी कंट्री में एक नॉन मुस्लिम, शिया तो छोड़ दो, शिया को तो मुसलमान ही नहीं मानते, मगर नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन आके सेनेटर बन सकता, कांग्रेसमैन बन सकता और खुलेआम ये बोल सकता? नहीं बोल सकता। आप तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया, आप तो रिफ्यूजी लिखते हो अपने ट्विटर हैंडल पे। $83 मिलियन की नेटवर्थ है, $3.5 लाख की, $3,15,000, $16,000 की सैलरी मिलती है, और अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन जो भी है, मुझे टाइटल अब ध्यान नहीं, वो है, और खूब अच्छे, और वहीं बैठ के अमेरिका को ही गाली दे रही है। और दिस इज हाउ यू रिटर्न द फेवर, दिस इज व्हाट यू से टू द कंट्री व्हिच हैज गिवन यू एवरीथिंग। और अब भाई अगर अगर ईस्टर पे कोई गाना गा रहा है, तो वहां क्या दिक्कत है आपको? भाई वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, उनको इस ईस्टर पे अगर कोई गाना गा रहा है, अगर आपको अपना ही कोई कुली कहता आप इस्लामोफोबिक हो। मतलब मैं आपको ये परिस्थिति बता रहा हूँ, ये मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अब तकलीफ नहीं है, यहाँ का मुसलमान खुश है, यहाँ का मुसलमान संपन्न है, यहाँ का मुसलमान की लाइफ में पीस प्रोस्पेरिटी। बहुत से लोगों को, बहुत सी ताकतों को ये चीज हजम नहीं होती तो क्या कहते हैं, ये यहाँ आर्टिकल छाप, वहां आर्टिकल छाप, यहाँ आर्टिकल छाप। डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा, दिल्ली राइट्स के दिन आए थे, बोला भाई ये मुसलमान का किसने इशू उठाया? बोला ये 200 मिलियन मुस्लिम्स हियर एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द परसेंटेज इज इंक्रीजिंग, आई डोंट सी देयर इज अ रीजन फॉर एनी ट्रबल मैथमेटिकली। सो आई थिंक दैट सेटल्स द केस। दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट मी। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है कि इंडिया में अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो वो जारी बात है, बाकी आबादियां भी तो बढ़ रही हैं ना, सिर्फ मुसलमानों की आबादी तो नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग जब आप ये क्लेम करते हैं, देखिए मुसलमानों की आबादी जो थी शुरू में वो कम तो नहीं थी कि जो ओवरऑल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्लेम सिर्फ करते रहना क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो इंडिया में बाकी मामलात जो है वो ठीक चल रहे हैं। ठीक है, आपको मेरा ख्याल है बीजेपी अगर और इतने सारे लोगों को हटा के सिर्फ समझ भाई आपको ही ले आए ना आपने एज ए स्पोक्स पर्सन, तो आप तो बहुत सारों से अच्छी बात कर लेते हैं और अच्छे से डिफेंड कर लेते हैं। ये देखें, आपको सफिया से सफेद और सफेद से स्याह करना भी माशाल्लाह आता है। ये तो मुझे आपकी स्किल्स का जो है ना बड़े अच्छे से पता है। इल्हान उमर की जो आपने बात की है वो उसको भी तो जारी बात है लोग लेके आए हैं, तो बात करने देनी जानी चाहिए। मैं इल्हान उमर की इस्लामोफोबिया और इन चीजों पर एग्री नहीं करता, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से सारी तस्वीर के दौरान जो इंडिया के अंदर रॉयट्स हो रहे हैं उसका जिक्र ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में जो होगा, अगर हिंदुओं का मंदिर गिराया जाता है, गुरुद्वारा गिराया जाता है, चर्च गिराया जाता है, तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और किसी अगर ईसाई के साथ ज्यादती है, और हमारे यहाँ माइनॉरिटी से ज्यादती होती है, मैं मानता हूं,
मतलब मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं कहूँ ज्यादती होती है, लोग जुल्म करते हैं, माइनॉरिटी के साथ डिग्रेड करते हैं उनको, इसमें ये एक मुआशरे का बिहेवियर है। इंडिया के अंदर लार्जर स्केल पे मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सारे मुसलमान सबके साथ सारा टाइम ही जुल्म हो रहा है और बड़े गेटोज में रह रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है। बड़े बड़े अच्छे मुसलमान बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, सियासत कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, और बहुत सारी जगहों पे। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो है वो नीचे जो फ्रिक्शन है, वो जो गली मोहल्ले में है, उसको ठीक करने की हुकूमती जिम्मेदारियां होती हैं कि माहौल इस तरह का बनाया जाए, ऊपर लेवल पे माहौल इस तरह का हो कि नीचे भी किसी किस्म के मामला जो है वो ना हो, स्पेस ही ना मिले लोगों को, जो है वो कि वो इस तरह की बात कर सकें या वो कर सकें। मैं देख रहा था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो भी कह रही है कि कुछ हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करें जेनोसाइड के हवाले से। मतलब बहुत सारी मैं इस पे मिसालें दे सकता हूँ आपको, इसी जनवरी की ये बातें। पर एनी हो, ये क्वेश्चन नहीं है। मैं तो सिर्फ चाहता था कि आप हमें थोड़ा एजुकेट कर दें कि क्या आप ये जो थोड़ी बहुत मामलात खराब रहते हैं, होते रहते हैं, ये कभी ये सुधरेंगे या सरकार ऊपर से इसको जो है वो अप्रोच देगी कि इस तरह की बात करें नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह साहब या जो बाकी लोग हैं, ताकि ये जो निचले लेवल पे थोड़ी फ्रिक्शन रहती है ये खत्म हो जाए और इंडिया और अच्छे तरीके से तरक्की करे, ना कि आपस में नीचे ये तासुर जाता रहे दुनिया में कि जी देखें जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों से जुल्म हो रहा है। जो हिंदू कहें जी के देखो मुसलमान जो है वो मुसलमान होने के नाते इस्लाम कार्ड खेल रहे हैं, बाकी बेनिफिट लेते हैं इंडिया के सेकुलर होने से। जब कहीं और बात आती है तो इस्लाम कार्ड, मैं तो कहता हूँ कि ये चीज कभी ठीक हो सकेगी। ये एक मेरा आखिरी पॉइंट है आपसे। देखिए देखिए शिवा साहब, 2-3 सवाल आपने एक साथ डाल दिए, तो एक-एक करके जवाब दूंगा। पहली बात, आप अगर मैथमेटिक्स को नहीं मानेंगे, आपके हिंदुओं की पॉपुलेशन 1.2% बच के रह गई है। 24% थे तब 1.2% है। अफगानिस्तान में 0.1% रह गई है। यहाँ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। टू थिंग्स, परसेंटेज भी बढ़ी है, नंबर भी बढ़ा। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है चीमा साहब, जो ये जो छोटे-मोटे लेवल पे हैं, जो कुछ होती है, मैंने कहा ये गली मोहल्ले के इंसिडेंट है। गली मोहल्ले में कहीं कुछ ऐसा छोटी मोटी वारदात घट जाती, पर एक बार बताइए, जहां रूल ऑफ द लैंड मतलब रूल ऑफ द स्टेट टाइट है। अब देखिए यूपी में तो कोई वारदात नहीं, यूपी में नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता भाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टाइट है। अब इसमें चीमा साहब आप समझिए, पीछे बहुत पैसा था बाहर से। आपको मैं बताऊं पीछे, और एक और आपको डाटा दूंगा, जो जो 7-8 साल 10 साल पहले जो यूपीए का टाइम था, 7 साल पहले जो दंगे थे और आज जो दंगे हो रहे, दे में रिड्यूस बाय 53%। ये एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है। द रॉइट्स आर डाउन बाय 53%। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो ऐसा नहीं है चीजें कम, ये छोटे मोटे गली मोहल्ले में इंसिडेंट होते हैं। पहले आपने सोचा बड़े दंगे होते थे जी मेरठ में, यहाँ ये लोग मर गए, लोग, अब ऐसा कुछ, अब हल्की फल्की कुछ जड़ा बड़ा हो जाती है। और चीमा साहब डायरेक्ट बोलता हूँ आपको, अभी इस इन चीजों में एक विदेशी शक्तियों का भी पूरा पूरा हाथ है। आपने देखिए वो शाहीन बाग में एक मौलवी साहब थे, 75 करोड़ रुपए आए उन्हें फार से फंडिंग। अभी रामनवमी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो एनजीओ में बाहर की फंडिंग आती है इनको रोको। उन्होंने बोला तुम्हें बाहर का पैसा क्यों चाहिए, जब $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तुम्हें 2-5 बिलियन बाहर से क्यों चाहिए? अगर तुम्हारा कॉज नोबल है, तुम्हारा कॉज राइट है, आप जाइए यहाँ यहाँ फंडिंग रेज कीजिए। हर कंपनी का 2% सीएसआर है, एवरी कंपनी यहाँ मस्ट हैव 2% सीएसआर। यहाँ हजारों करोड़ रुपए सीएसआर में पड़ा, आप जाइए, आपका कॉज है तो बाहर से पैसा क्यों लाते हो? मैं कह रहा हूं हमने हजारों एनजीओ बंद किया, जिस दिन ये बाहर से पूरा पैसा आना बंद हो जाएगा, ये जो मसले आप देख रहे हो ना, ये भी बंद हो जाएंगे। चीमा साहब, बिना पैसे की जिंदगी में कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कहीं ना कहीं पैसे का लिंक निकलेगा। शाहीन बाग में जो कहते थे कुदरती बिरयानी आती, पर 75 करोड़ रुपए बाहर से आए थे। चलिए कोई बात नहीं, कुदरती बिरयानी तो कुछ होती नहीं। मैं अब हमारे यहाँ क्या, आप देखिए जो बेंगलोर में दंगा हुआ था विंस्ट्रॉन के प्लांट में, तो पता लगा ना चाइना ने पैसा भिजवाया था। तो अभी आपने देखा कल परसों 40 चाइनीज पकड़े गए चीमा साहब, यहाँ पे फर्जी कंपनियों में डायरेक्टर बन रहे थे। चाइनीज ऐप का मैंने आपको किस्सा बता दिया। तो जो जो इंडिया का एक आउटलुक नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, दे विल क्रिएट दिस पेन पॉइंट्स। मैं इनको पेन पॉइंट्स दे विल क्रिएट दिस फ्रिक्शन पॉइंट्स। बट 99% जगह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ कुछ जगह हुई है, उसको लॉ ऑफ द लैंड विल टेक। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं होता लॉ के सामने, एवरीबडी इज सेम। आपने देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम का। बट हाँ कुछ लोग है, कुछ सियासी बड़ा, वो वैसी साहब की पार्टी, वो तो इसी पर जिंदा है, वो उनका उनका स्टाइल ही ये है। खैर मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अब हमारे जो आईएएस अफसर है, जो आईपीएस अफसर है, जो
अब मेरे फेवरेट, मतलब जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं आपको चीमा साहब बताऊँ, सच बताऊँ, दिल से बता रहा हूँ, जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, मी एंड माय फादर हैव लिटरली क्राइड। मैं सच बताऊँ, आई एम स्वेयरिंग, आई कीपिंग अ हैंड ऑन माय हार्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वी हैव क्राइड। क्यों यार, ये सब चीजों से ना देश चलता नहीं, फ्रिक्शन इन सब चीजों से देश चलता नहीं। हमें आगे चलना, बढ़ना है, और हमारे यहाँ 99.9% मुसलमान इस सब के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती है ना, 99.9% मुसलमान नहीं, कुछ 0.1% है, थोड़ा रेडिकलाइजेशन है, थोड़ा गेटोइजेशन है, थोड़े ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये लगता है यार कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, हीरो बन जाएंगे, टीवी वाले बुला लेंगे, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, ये सब चीजें होती है। अब ये हमारे यहाँ एक वो बंदा था, आपको याद ही होगा, बुरहान वानी। अब बुरहान वानी जो था, उसकी जी 10-20 गर्लफ्रेंडें थी, कोई कहता 50 गर्लफ्रेंडें थी। वो 2-2 क्लाशनिकोव, 2 पिस्टल लगा के फोटो खिंचवाता था, खूब फेसबुक पे डालता था। हकीकत जिंदगी ये चीमा साहब, उसने गोली नहीं चलाई, और उसी की एक गर्लफ्रेंड ने उसका पता आर्मी को दे दिया। जब आर्मी को पता दे दिया, कह रहा भाई मुझे छोड़ दो, मेरे को मत मारो, मैं सरेंडर करूंगा। तो भाई तू तो इतनी राइफल वाइफलें टांग के घूम रहा था, कह रहा वो तो फेसबुक के लिए थी ना। अब देखिए, जो यूथ होता है, अब मोटिवेशन कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं है, ये सब चीजें होती, बाहर का पैसा आता, थोड़ी रेडिकलाइजेशन होती, थोड़ा गेटोइजेशन होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बट इफ यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये हजारों में किस्से होते, लाखों में किस्से होते। 20-25 करोड़ मुसलमान रहता है साहब, यहाँ पे क्या बात करें, आपसे ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रहता है चीमा बिल्कुल साहब, सही है। ऐसा। बिल्कुल सही है। खैर ये बुरहान वाली वाली बात तो इंडियन आर्मी ने अच्छी घड़ी हुई है कि आप ये कह दो ये कि सुन ले ना, सुन ले, मौका पे सुन जी जी ले। जी बुरहान जी वानी वाली बात तो अच्छी घड़ी हुई है आप लोगों ने कि जी गर्लफ्रेंड थी तो वो जी गन पकड़ ली तो जहाज बन गया। तो ये अच्छा तरीका है कि सारे नैरेटिव कोई और इस सारी यूथ को जो है ना वो डिसमेंटल करने का। खैर वो एक आपका अपना एक मौकफ है, वो कश्मीरी उसको नहीं मानते। इंडियन आर्मी ने अच्छे से पैडल किया इस मौकफ को। और जो जी दूसरा आप मौकफ बात कर रहे थे ना सुमित भाई के 23% पॉपुलेशन थी, ये बिल्कुल गलत डाटा है आपके पास। अमित शाह साहब ने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये डाटा गलत दिया था। मैं आपको चैलेंज कर लेता हूं विद फैक्ट्स एंड फिगर। और ये इंडिया के अंदर गलत डाटा शेयर किया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने कहा जी कि 1947 में तो इतनी पॉपुलेशन थी, मैं आपको बताऊं 1951 में एक सेंसस हुई थी जो कि पाकिस्तान की पहली सेंसस थी आफ्टर द पॉपुलेशन, आफ्टर दी हुई आफ्टर द डिवीजन, जिसमें 85.80% जो थे वो मुसलमान थे एंड 14.20% जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 1951 सेंसस, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा हुआ करता था। तो अब मुझे ये बताएं 1951 में 14.20% जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, जिसमें हिंदू भी थे, ईसाई भी और बहुत सारे, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दिस पाकिस्तान जहां पे अभी हम बैठे हो, बांग्लादेश जो भी है। और ये 1951 की सेंसस है। और जब ये दोनों डिवाइड होते हैं तो फिर तो और भी कम हो गए, लेकिन वी आर स्टिल कंसर्न, वी आर स्टिल कंसर्न। और मैं इस बात को नापसंद करूंगा कि अगर हमारे मुल्क में हिंदुओं की आबादी कम हो, सिखों की आबादी कम हो, ईसाइयों की आबादी, उनको भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। और हमारे मुआशरे में सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नफरत है। आई एक्सेप्ट इट, मतलब मुझे पता है, मैं मानूंगा तो मैं, मेरा दिल भी बड़ा होगा और मेरा खून भी ज्यादा होगा इस सेंस में, बिकॉज सच को सच मानना चाहिए। जी चीमा भले साहब। आप आखिरी पॉइंट, भले आप उसको जो मर्जी कह रहे हैं जो बुरहान वानी को, लेकिन ही फॉट फॉर हिज पीपल। गो के आपका एक और मौकफ है, उनका एक और मौकफ है, लेकिन द यूथ इन इंडिया, कश्मीर जो वो स्टिल ऑब्वियसली वो जो ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का उस पर दे गो, दे डू नॉट एक्सेप्ट इंडियाज बात। वो अब अभी आपने मार मूर के उनको काफी ठीक ठुक कर लिए हुए एनी हाउ। देखिए चीमा साहब, मैं दो चीज बोलूंगा। देखिए, चलिए आपका 14% का नंबर मैं ले लूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, टुडे इट इज 1.2%, और अफगानिस्तान में इट इज 0.1%। ठीक है, पहले तो ये बात है। लाहौर में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन करीब 6 लाख सिख थे। आज कितने सिख हैं? आपका सेंसस कहता 4.5 या 5,000। अब ये 4,95,000 सिख कहाँ गए, ये बात। और आता हूँ बुरहान वानी पे। देखिए, जो कश्मीरी यूथ है, जो आज यहाँ इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो आउट ऑफ इंडिया है, जो आईएएस है, आईपीएस है, मैं उसे यूथ मानता हूँ, मैं उसे मानता हूँ। बाकी जो भी गन उठाए, उसकी रिलीजियस एथनिसिटी कुछ भी हो, when you pick up a gun against the Republic of India, your destiny is decided that day. But बाकी तो प्रोसेस है। तो अब ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि गन से कोई सोल्यूशन निकलता नहीं, क्योंकि वो यूथ आइकन नहीं हो सकता। यूथ आइकन बहुत है कश्मीरी, बहुत। जो हमारे आईएएस के टॉपर थे वो भी कश्मीरी है बाय द वे, जो उन्होंने टॉप किया था।
तो ऐसे बहुत आइकन है जिन पे हमें गर्व है और रहेगा, बट डेफिनेटली नॉट बुरहान वानी। बट ठीक है, आपकी प्रोपेगेंडा के लिए ही इज इम्पोर्टेंट, तो आप तो बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं, पता है आपको। नहीं, 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 देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन ज़ाहिर बात है कश्मीर में बुरहान वानी इज़ नोन एज़ ए मार्टर एंड सेम इज़ इन पाकिस्तान। बट ऑब्वियसली मसले बैठ के हल होने चाहिए, यूथ को मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती देखें, वन शुड एक्सेप्ट इट विद अ ओपन हार्ट। मैं समझता हूँ इंडियन कश्मीर में देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कंपेयर टू इन द पाकिस्तानी कश्मीर, और ज़्यादा होनी चाहिए, हमें और उनको तरक्की देनी चाहिए थी, लेकिन और चीज़ें खुलनी चाहिए। लेकिन ख़ैर एनी हाउ फिर एक और तरफ डायरेक्शन चली जाएगी, लेकिन अभी अभी कुछ हजार करोड़ के एमओयू हमने साइन किए सर इन्वेस्टमेंट के, आपने पढ़ा होगा, आप मतलब वैसे जी, आप जी, खबर जी, 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 पढ़ा मुझे होगा। पता है, मुझे पता है। मैं करोड़ के MOU मैं किए, मैं इसमें तो मैं तनकीद कर बैठा हूँ मुसलमान दुनिया पे, उधर ओआईसी में आए हुए थे, हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए कश्मीर में, उधर साथ अपने उधर ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग भेज दिए कारोबार के लिए, बट एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर टाइम, बड़ा मज़ा आया आप आपसे गपशप करके, तो थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक